देख रहे हैं द ट्रिस्ट मीडिया और मेरा नाम है राजेश रंजन। ट्रिस्ट मीडिया के इस खास डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम सुप्रीम कोर्ट में हुए हालिया जजों के नियुक्तियों के संदर्भ में यह देखेंगे कि कैसे बहुजन, महिला एवं अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधित्व की बात करेंगे। इसमें हम जातिगत जनगणना के एक सवाल को भी रखेंगे। संविधान में जो लिखित या घोषित फैक्टर है वो है उम्र, इंटीग्रिटी, वरीयता, सीनियरिटी और बेहतर स्वास्थ्य। जो नहीं लिखा होता है वो है जाति, वर्ग, पारिवारिक पृष्ठभूमि, किसी कानूनी न्यायिक डायनेस्टी से प्रतिनिधित्व और बेशक धर्म। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री नवल किशोर, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल, प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर अरविंद कुमार, स्कॉलर, प्रोफेसर, जामिया मिलिया इस्लामिया, नबीला सिद्दीकी, रिसर्च स्कॉलर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, जिनका काम लॉ के मुद्दे पे काफी बेहतर रहा है। स्वागत है आप तीनों का। नवल सर, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। कैसे देखते हैं आप न्यायालयों में प्रतिनिधित्व के मुद्दे को? आपकी राजनीति की जो ट्राजेक्टरी रही है, जो धारा रही है, वो सोशल जस्टिस की धारा रही है। प्रतिनिधित्व के मुद्दे को आप काफी मुखरता से उठाते रहे। हाल में आपने लिखा भी है कुछ कास्ट सेंसस से जुड़े मुद्दे पे भी। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखूंगा कि 47 मुख्य न्यायाधीश, अब तक के 47 मुख्य न्यायाधीश में 13 ब्राह्मण जाति से रहे हैं, जो लगभग 27.6% है। 1980 तक, आजादी के संविधान लागू होने के 30 साल बाद 1980 तक ओबीसी और एससी समुदाय से कोई भी जज नहीं रहा है। आप किस तरह से इस मुद्दे को देखते हैं? हम दूसरे हिस्से में जाएंगे कि हालिया जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें भी कैसे यह फैक्टर एक जाति का फैक्टर रहा है। लेकिन एक 5 मिनट में एक शुरुआती टिप्पणी, अगर आप इसको किस तरीके से देखते हैं, उस पर आपकी राय। नवल सर। जी धन्यवाद। इनफैक्ट मुझे आज ही आपने बताया, इनमें पता चला कि इसमें पार्टिसिपेट करना है, लेकिन चूंकि मुद्दा बहुत पुराना है और जो मामला है वो प्रतिनिधित्व का है, और यह मामला खासकर अगर हम देखें पूरे सामाजिक संदर्भ में, तो अगर राजनीतिक दलों ने, जिसमें कि हमारी दल बहुत मुखर तरीके से इस बात को उठाते रही हैं, मंडल कमीशन के लागू होने के पहले हमारे नेता भी इस मुद्दे पे काफी मुखर रहे हैं। तो देखिए, मूल मामला ये है कि अगर लोकतंत्र है और जो बातें संविधान के लागू करने के शुरुआती दौर में कहा गया, इनफैक्ट बाबा साहब ने कहा कि हमें खुशी है कि लोकतंत्र जिसको हम लोग पहले दिन से लागू कर रहे हैं इस देश में, उसके सामने, उस संविधान के सामने हर व्यक्ति का मूल्य एक है, पॉलिटिकल राइट्स के हिसाब से, कि ईच वोटर, ईच सिटीजन हैज वन वोट एंड वन वैल्यू। तो जो वैल्यू की बात की गई, वो पहली आजादी की जो सबसे सुखद अनुभव था कि सब लोग कम से कम पॉलिटिकली इक्वल ट्रीट किए गए, और उन्हें इस बात को मानने में बेहद खुशी थी। लेकिन चूंकि हमारा समाज पहले से, जो समाज का हमारा चरित्र है, खासकर जो जातियों से ग्रसित समाज है, उसमें ऊंच नीच या शोषण और पीड़ा, पाप और पुण्य, तमाम तरह के आधार पे जो विभाजन थे पहले थे, उसको दूर करना भी संविधान के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा। और आपको ये मालूम ही होगा कि शुरुआती दौर से ही कम से कम SC ST के लिए ये बात व्यवस्था की गई, और उससे काफी फायदे हुए हैं। बहुत फायदा अगर हम देखें तो उतना नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम चूंकि रेगुलारिटी डे 1 से है, तो उसमें परिवर्तन आए हैं। और उसके साथ साथ में एक और अच्छी बात हुई कि संविधान के शुरुआती दौर से ही, इस देश के शुरुआती दौर से ही जब जनगणना हुई, तो उसमें SC ST को गिना गया, गिनती हुई उनकी जातिगत जनगणना में। तो कम से कम प्रोपोर्शनल लेवल पे देखा गया कि पॉपुलेशन और उनकी जो हक है सरकारी क्षेत्र में, हालांकि उस समय सारे क्षेत्र सरकारी ही थे, ये 1990 के बाद का मामला है कि आप देखेंगे कि जिस क्षेत्र के लिए हमारी लड़ाई चल रही है वो वास्तव में 2 से 3% है। बाकी सारे क्षेत्र या तो निजी क्षेत्र में है, या जिस मुद्दे पे आज हम लोग बात करना चाहते हैं, न्यायपालिका में है, या मीडिया में है, या तमाम तरह के व्यापारी वर्ग में है, जहां पर कि नाम मात्र का भी आरक्षण नहीं है। केवल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे उन पूरे चीजों को निगलने का प्रयास किया जाता है कि हम यहाँ पर उनको हक दे रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई जानकारी इसलिए नहीं मिल सकता है कि जो जातीय जनगणना है उसको बहुत दिनों से रोक कर रखा गया है। यह रुकावट, जैसे हमारी मांग तो है कि पूरी जातियों की गिनती होनी चाहिए, केवल SC ST या OBC की नहीं, हर किसी को मालूम रहना चाहिए कि उसकी संख्या क्या है। और ये संख्या मालूम करने का
जो जो खिलाफ में एक मुहिम है कि भाई इससे जातिवाद बढ़ेगा या इससे विभाजन बढ़ेंगे, वास्तव में इसके ठीक विपरीत है कि जो जानकारी रहेगी उससे हिसाब से एक्सपेक्टेशन रहेगा और न्याय के मार्ग को प्रशस्त करने में एक बहुत बड़ा कारगर साबित हो सकता है। तो जो जो असमानता है, और खासकर अगर न्यायपालिका के क्षेत्र में देखेंगे तो एक जो सिस्टम, जिस सिस्टम के आधार पर न्यायपालिका में नियुक्तियां होती हैं, और सिस्टम पे सवाल कई सारे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर ये सिस्टम जस्ट है, जस्टिफाइबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, लोगों के भावनाओं को, लोगों के ट्रस्ट को मीट करता है, तो कम से कम उसमें दिखनी चाहिए कि जो ऐसा तो है नहीं कि पूरे देश में जो न्याय से जुड़े हुए लोग हैं, न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें शुरुआती दौर में SC ST OBC की भागीदारी नहीं है। अब तो काफी सारे लोग वैसे भी उसमें जुड़ने का प्रयास करते हैं और वहां पे उनकी उपस्थिति है। लेकिन क्या कारण है कि जो अगर हम प्रथम श्रेणी में देखते हैं या जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, वहां पर पिछले 60-70 साल या 75 साल में कहें तो उस तरह की जो भागीदारी है वो नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस भागीदारी पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं है, इस पर हम लोगों के साथ साथ जो न्यायपालिका, जिसको हम लोग मानते हैं कि पहली बात जो न्यायपालिका के विषय में है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, और दूसरी बात यह है कि संविधान का अंतिम व्याख्याता वही है। तो अगर संविधान, जिसकी वो व्याख्या करने का अंतिम संस्था है, उस संविधान में कहा गया है कि जो मुख्य धारा में लाने का प्रयास हो, जो सत्ता में हिस्सेदारी देने की प्रयास हो, जो प्रतिनिधित्व का प्रयास हो, उसमें आरक्षण एक मामला है जिसके आधार पे या जिसके जरिए वो किया जा सकता है। क्या कारण है कि न्यायपालिका के अलावा, जो कि मुख्य व्याख्याता है, उसके अलावा सारे क्षेत्र में अभी कम से कम मुहिम है, और खासकर सरकारी क्षेत्र में तो अवसर भी मिले हैं। तो निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में क्यों उनकी हिस्सेदारी नाम मात्र की भी नहीं है, या अगर है तो जानकारी नहीं है, इस पर हमें लगता है कि विचार करना आज के विमर्श में एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। हमें लगता है कि फिर दूसरे दौर में आएंगे तो अगर आप कुछ और टिप्पणी चाहेंगे या विचार रखना चाहेंगे तो मैं रख सकता हूँ। प्रोफेसर कुमार, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका काम जो है अकादमिक तौर पे आपका काम इन सब के ट्रैजेक्टरी में रहा है, इन विषयों को लंबे समय से आप देखते रहे हैं, कैसे देखते हैं जब हर संस्थानों में प्रतिनिधित्व का सवाल आ रहा है? मैं दूसरे दौर में आऊंगा कि उस बैकलॉग वैकेंसियां हैं और बहुत सारी चीजें हैं, वो एक सवाल है, लेकिन कम से कम दबाव में ही सही कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्रियों को लाना या नीट में आरक्षण देना, वो जो भी एक तरीके से वो भले ही एक सांकेतिक तौर पे रहा हो, लेकिन एक दबाव तो बनाया गया, एक आरक्षण की बात तो आई, रिप्रेजेंटेशन की बात तो आई, तो जुडिशरी में क्यों नहीं बहुजन जज बनाए जाते? 2007 में एससी समुदाय से केजी बालाकृष्णन पहली बार चीफ जस्टिस बनते हैं, वो संविधान लागू होने के 57 साल बाद, 57 ईयर के बाद हमारे इस कम्युनिटी से जो है, एससी कम्युनिटी से एक जज बनाए जाते हैं, चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं। तो इस ट्रैजेक्टरी का को आप कैसे देखते हैं? इसका थ्योरेटिकल फाउंडेशन आप कहां देखते हैं? और दूसरा, इसके दूसरे हिस्से का मेरा सवाल यह है कि ऐसा क्यों है कि इतनी लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है? एक मंडल का दौर रहा है, जो दूसरे हिस्से में मंडल के सवाल पे जाएंगे, लेकिन आप हमें एटलीस्ट 5 मिनट में ये हमें समझाएं हमारे दर्शकों के लिए कि क्यों प्रतिनिधित्व के सवाल को इतने लंबे समय तक, एक तरफ हम देख रहे हैं कि 47 में से लगभग उसके 27.6% ब्राह्मण जज हैं, 13 ब्राह्मण जाति से चीफ जस्टिस आ रहे हैं, वहीं एक एससी चीफ जस्टिस को 57 साल का इंतजार करना पड़ता है। प्रोफेसर अरविंद कुमार। धन्यवाद राजेश। बहुत लंबा सवाल है तो बिल्कुल पॉइंटेड जवाब देना तो मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा जिन पहलुओं को आपने छुआ है उस पर अपनी बात रखने की। तो देखिए, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट तो होली काव है, और होली काव आप समझ रहे हैं अभी हाल फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक इस तरीके का जजमेंट है। हम लोग बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, और मुझे पता नहीं ये ज्यादा मुश्किल है या पहले वाला दौर मुश्किल था, लेकिन ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, और इसी ऑप्टिमिज्म से लार्जर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा सकती है, क्योंकि इसमें हतोत्साह होने की कोई बात नहीं। पर मैं पॉइंटेड तरीके से आज अपनी बात, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस रमन्ना साहब का जो
स्टेटमेंट आया था अभी हाल में ही। उनके स्टेटमेंट को यदि मैं कोट अनकोट में यदि पढ़ूं तो उनका कहना था, डिफरेंट लॉज यूज्ड टू बी डिबेटेड एंड डेलिबरेटेड अपॉन, full stop. So the burden of the courts in interpreting and implementing the laws used to be less. We had a clear picture of what the legislature wanted to tell. And it continues, why they were making such legislation. Now there is a sorry state of affairs, remarked Justice Ramanna. अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ये चीफ जस्टिस साहब किस कानून पर कम बहस हुआ या बहस नहीं हुआ और एक कानून पास कर दिया गया। हम सब जानते हैं ये ओबीसी रिजर्वेशन जो अभी पास हुआ कि भाई राज्यों को ये अधिकार दे दिया जाए कि ओबीसी, वो समझिए सरकार ने अपने ही कानून को करेक्ट किया, एक तरीके से वो करेक्टेड लॉ है। मैं मानता हूं ओवरऑल एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस या स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स स्पेसिफिकली मैं कहूं तो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे कानून बहुत अच्छे लहजे में, नवल सर बैठे हुए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हम लोगों से काफी सीनियर थे, तो वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि पार्लियामेंट में बहस का स्तर तो गड़बड़ हुआ है या बहस उस तरीके से जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हुआ। हमारी इच्छाएं और हमारी अपेक्षाएं कुछ भी हो सकती हैं, बात वो नहीं है। बात ये है कि किसी एक कानून पर ठीक से बहस नहीं हुआ और वो कानून पास कर दिया गया, इससे जुडिशियरी को दिक्कत हो रही है इंटरप्रिटेशन और इम्प्लीमेंटेशन। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि लेजिस्लेटर चाहते क्या है। देखिए साहब, लेजिस्लेटर की तो अकाउंटेबिलिटी है। कोई भी जो संसद में बैठे हैं 5 साल के बाद उनको जनता के पास वापस जाना है। इस देश में तो लोकसभा के चुनाव 5 साल में 3 बार हुए हैं, तो आपको 5 साल के अंदर 3 बार जाने पड़े जनता के पास, तो अकाउंटेबिलिटी है। तो ये बड़ा ज्ञान देना बड़ा आसान है और ये मैं बड़े होशो हवास में कह रहा हूं। लेट मी से दिस एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग कंटेम्प्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पर आप समझिए कि इस देश में किसानों के ऊपर फार्म्स बिल पास कर दिए जाते हैं, उस पर कोई बहस हुआ था क्या? वो मैटर भी गया कोर्ट में, उस पर कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया है? तो सवाल है कि जो मैं होली काउ इसलिए बोल रहा हूं कि होली काउ का जो दर्जा मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, और जो पूरा प्रोसीजर है, जो आप थ्योरेटिकल सवाल पूछ रहे थे, तो जैसा मैंने अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के दौरान अमेरिका का भी इतिहास और अमेरिकी पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है और जो कुछ मुझे याद आता है, अमेरिका में एक क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर है। हिंदुस्तान में वो सेपरेशन ऑफ फंक्शन है। अगर हिंदी में उसका तर्जुमा करें तो सत्ता का विभाजन और यहां पर कार्यप्रणाली का विभाजन, ऐसा कह सकते हैं। मेरा यह मानना है कि सेपरेशन ऑफ पावर ज्यादा बेहतर सिस्टम होता, पर ऐसा बोलते हुए मुझे ये अंदाजा है कि कई लोग मुझे ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, और मैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जानकार नहीं हूं, इसलिए मैं कॉलेजियम और किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ये मोनोपोली है उस बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना हमारे एक दोस्त हैं बड़े साउंड और बड़े इंटेलिजेंट ब्यूरोक्रेट हैं, यंग ब्यूरोक्रेट हैं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अभी ब्यूरोक्रेसी में है। उन्होंने बड़ा बढ़िया एक बात बोला, मतलब एक एनेक्डोट है ऐसे चलते चलते, कि कांग्रेस पार्टी ने जब जमींदारी प्रथा को बंद किया, उन्मूलन किया, उसी वक्त हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में कुछ जमींदार बना दिए, अब नाम लेना ठीक नहीं है, जो पार्टी को फंड करते रहे। आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के
अपॉइंटमेंट की जो प्रोसीजर है, जो संविधान में हमारा प्रावधान है आर्टिकल 124 में, और जिस तरीके से जजेस चुने जाने की जो प्रक्रिया है, डेफिनेटली राष्ट्रपति महोदय को उसमें पूरा अधिकार है। पर हम सबको पता है कि वो कैसे चुने जाते हैं, और इसीलिए राजेश ने जब बात शुरू की कि 1980 तक ये ऐसा क्यों था, तो ये तो जग जाहिर है। और आप समझिए कि जो ओबीसी की बात आज लोग कह रहे हैं, उसमें सबसे मुखर जो मंडल आंदोलन में जो लोग थे, शरद जी थे, लालू जी थे, रामविलास जी थे, और उसमें कांसी राम, उनकी मतलब पॉलिटिकल हैसियत बहुत नहीं थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन पूरे जो समाज की जो संरचना है, हमें लगता है कि सोशलिस्ट पार्टी की जो डिफरेंट धड़े हैं, वो भी फूले अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी में ना जाने की बजाय जो लोहियाइट जो आइडियोलॉजी थी कि राम के बदले हम कृष्ण के फेर में पड़ गए, पूरा जो हमारी सामाजिक संरचना है कि हम हिंदू के रूप में अपने आप को देखकर ही, और क्योंकि अभी अभी अभय दुबे की एक किताब आई, CSDS में बड़े प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं अभय कुमार दुबे, उनकी किताब है हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति। तो उसी पूरे विमर्श पर जो आरएसएस बीजेपी का जो पूरा लाइन है कि कैसे सब हिंदू हैं, ब्राह्मण से लेकर अछूत हिंदू हैं, हिंदू तो हैं, लेकिन उन हिंदुओं को कहां कहां रिप्रेजेंटेशन है, उन हिंदुओं की आबादी और जो संवैधानिक प्रावधान है उस अनुसार भी कम से कम है कि नहीं। और मैं अभी नितिन मेश्राम जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, उन्होंने एक डाइवर्सिटी रिपोर्ट जारी की है। मैं जल्दी जल्दी एक तो सुप्रीम कोर्ट के फिलहाल जो 33 जजेस हैं, और हिंदुस्तान में जो 25 हाई कोर्ट्स हैं, उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनकी डाइवर्सिटी जल्दी जल्दी आप कहेंगे कि तो ये तो ट्विटर पर है उनके, और ये सोशल मीडिया में चल रहा है, पर हमारा दलित, आदिवासी, बहुजनों का सोशल मीडिया में पार्टिसिपेशन भी अभी बहुत बहुत संकीर्ण है, बहुत कम है। तो उनके अवेयरनेस के लिए आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत जल्दी जल्दी पहले तो कास्ट डाइवर्सिटी बता दूं कि अभी फिलहाल जो 33 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, 12 ब्राह्मण, वैश्य 6 हैं, इनका उन्होंने सब क्लासिफिकेशन किया है, पारसी 1, खत्री 2, बाकी 3, कायस्थ 4 हैं, शूद्र हम सब जानते हैं, हमारी अभी किताब भी आई है कंचाइलाया की एडिटेड, जिसमें मेरा भी लेख है। शूद्र और जो ओबीसी शूद्र और नॉन ओबीसी शूद्र, जिसको एमएन श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट कहते थे, मैं पूछता हूं कि वो जो डोमिनेंट कास्ट है वो कहीं पे दिखते क्यों नहीं है? क्यों गांवों में ही डोमिनेंट बने हुए हैं? क्यों कोई रेड्डी और मराठा महाराष्ट्र और आंध्र में डोमिनेंट बने हुए हैं? क्यों यादव बिहार और यूपी में डोमिनेंट बने हुए हैं, और वो दिल्ली में उनको कोई पूछ क्यों नहीं रहा है उस डोमिनेंट कास्ट? तो आगे की क्लासिफिकेशन देखिए, कम्मा 2, मराठा 1, रेड्डी 1, मैं नॉन ओबीसी शूद्र की बात कर रहा हूं। और ये मजेदार बात है कि जो संस्कृताइजेशन की थ्योरी थी कि कुछ जो शूद्र हैं जिनको लगा कि हम जनेऊ पहनकर क्षत्रिय हो जाएंगे, उनकी क्या स्थिति है ये मैं बता रहा हूं। अब चलिए स्पेसिफिकली ओबीसी, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म लाइक शेड्यूल कास्ट। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के 2, क्रिश्चियन 1, रिलीजियस डाइवर्सिटी भी देख लीजिए, मुस्लिम 1, दलित 1, जिसकी 17 से 18% आबादी है, हम अभी ओबीसी पर नहीं जाएंगे, वुमेन 2, महिला, माओ का फेमस स्टेटमेंट है वुमेन होल्ड हाफ द स्काई। और एक तबका जो इसमें भी अछूता है वो आदिवासी समाज। आप सोचिए कि जब संविधान सभा बन रहा था उस समय हमारे पास जयपाल सिंह मुंडा थे, लेकिन आज हमारे पास कोई आदिवासी समुदाय से पढ़ा लिखा विधिवेत्ता नहीं है जो अपनी भागीदारी दे सके। अब मैं 25 चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट, जो 25 हाई कोर्ट हैं हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में, उनका कास्ट वाइज स्टेटस बता दूं। ब्राह्मण 4, भूमियार 2,
कायस्थ 4, वैश्य 5, वैश्य का सब क्लासिफिकेशन वो कहते हैं, मित्तल 2, खत्री 2, वहां भी आपको खत्री दिखा था, महेश्वरी 1, नायर 2, क्षत्रिय राजपूत 1, नन ओबीसी शूद्र जिसकी बात मैं पहले कर चुका हूं 1, शूद्र 1, शेड्यूल कास्ट 2 और शेड्यूल ट्राइब यहां भी 0। यदि नॉर्थ साउथ डाइवर्सिटी की बात करें तो नॉर्थ से 23 जजेस हैं और साउथ से 8 जजेस हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है, नमित सक्सेना का मैं एक लेख पढ़ रहा था बार एंड बेंच पे, उसमें उन्होंने ये क्लासिफिकेशन भी दे दिया है। हमारे बिहार के एक नेता हैं जो अब फिर से उनकी घर वापसी हो गई अपने पार्टी में, जदयू में, वो NDA 1 मतलब नरेंद्र मोदी की जो पहली सरकार थी 14 से 19, उसमें वो मंत्री थे। उन्होंने मतलब उनके स्टेटमेंट का इंडियन एक्सप्रेस ने एक लेख लिखा, मतलब इंडियन एक्सप्रेस में ये रिपोर्टिंग की गई कि हिंदुस्तान में आज तक जितने भी जजेस बने हैं वो मात्र 250 से 300 फैमिली के ही हैं। शायद जुडिशियरी एक अकेला प्रोफेशन है हिंदुस्तान में जिसमें भाई भतीजावाद सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। मैं बड़े होशो हवास से बोल रहा हूं, लेकिन इस देश में नेपोटिज्म का चार्ज सबसे ज्यादा यदि लगता है तो वो पॉलिटिक्स पे लगता है। नवल सर की अपनी पॉलिटिकल पार्टी पर भी वो चार्ज लगता रहता है कि बेटावाद चल रहा है, भाई भतीजावाद चल रहा है। पर जो जुडिशियरी जो आंखें खोलकर न्याय के मंदिर की तरफ देख रहे हैं, मंदिर बोलने में मेरा अपना परहेज है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि न्याय की मूर्ति जिसके आंखों में पट्टी बंधी है, उन्हें यह कैसे पता चल जाता है कि हमें कुछ खास लोगों को ही कॉलेजियम के थ्रू राष्ट्रपति के पास रिकमेंडेशन के लिए नाम भेजना है। आप सोचिए, हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, इवन वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, गवर्नर का अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। राष्ट्रपति के पास ये हक है कि जो 3 नाम सर्च कमेटी भेज रही है उस तीनों में से वो किसी को साइन ना करे और एक चौथा नाम लिखे। क्या ये संभव है? नहीं। कि वो कॉलेजियम को यदि आप वापिस करें तो राष्ट्रपति के पास वो नाम फिर से आएंगे एंड राष्ट्रपति इज बाउंड टू, द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन। ये बहुत हृदय विदारक स्थिति है। मैं अभी कास्ट सेंसस की भी बात आप कह रहे थे राजेश, मैं अपनी बात थोड़ा लंबा हो गया, माफ कीजिएगा, पर अपनी बात मैं यहीं पर यह कहकर खत्म कर रहा हूं कि कास्ट सेंसस तो चलेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, उम्र में इतना बूढ़ा नहीं हो गया हूं, पर मैं कई बार पेसिमिस्टिक हो जाता हूं, पर फिर से ऑप्टिमिज्म हमें रखना है साथ में। एक बात मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के, और ये पता है ये एक हफ्ते में हो सकता है ये सेंसस। कई बार जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करते हैं कि हम सेंसस करेंगे कैसे, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के सारे जेल का सेंसस करिए, तिहाड़ से शुरू करिए और कटिहार के जेल तक आप करिए और देखिए कि जेल में कौन है, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने मुसलमान हैं और वहां पर कितने सो कॉल सवर्ण या द्विज हैं। ये तो मुझे लगता है कि एकदम ये बिल्कुल मेरे दिमाग में ये जाहिर भी है कई शोधों से। जी, पर मैं कह रहा हूं कि इसका तो आप सेंसस करा लीजिए तो फिर पता चल जाएगा कि कौन से वो लोग हैं जिनको न्याय चाहिए और कौन से वो लोग हैं जो न्याय देने के लिए कोर्ट्स में काले कोट पहनकर बैठे हैं। जी प्रोफेसर कुमार, ये मैं उस तरफ उन्होंने इशारा भी किया कि जो 23% से अधिक SC/ST के समुदाय के लोग जेलों में बंद हैं। मिस सिद्दीकी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महिलाओं और अल्पसंख्यकों के सवाल पर कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व को नजरअंदाज लंबे समय तक किया गया, अभी भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन हालिया जो अपॉइंटमेंट हुआ है उनमें 3 महिलाओं को शामिल किया गया है, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेबी नागरत्ना और जस्टिस बेला त्रिवेदी।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अगर 2020 के मुताबिक हम देखें तो लोअर जुडिशरी में 30% महिलाएं हैं, यही हायर जुडिशरी में भी लगभग 12% के आसपास पहुंच जाता है। बात अगर अल्पसंख्यक समूह की जाए तो इनका प्रतिनिधित्व बिल्कुल निग्लिजिबल के बराबर है। जस्टिस अखिल कुरैशी का नाम जाना था और किस वजह से नहीं गया उस तरफ हम सब लोग जानते हैं। उन्होंने एक फैसला दिया था जिसमें तत्कालीन गृह मंत्री को जेल जाना पड़ा था और इस वजह से उन्हें शामिल नहीं किया गया, वो एक अलग मसला है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप इन 3 अपॉइंटमेंट को कैसे देखते हैं, जो 3 महिलाओं का अपॉइंटमेंट किया गया है, जस्टिस बीबी नगरत्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सीमा कोहली का। क्या ये एक स्टेपिंग स्टोन है उस तरफ कि महिलाओं को ज्यादा शामिल करना चाहिए? और दूसरा, जो हमारा अकलियत समाज है, जो अल्पसंख्यक समूह है, उसके प्रतिनिधित्व को आप कैसे देखते हैं? नबीला जी। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आपने मुझे इनविटेशन दिया इतने अच्छे फोरम पे बोलने का। ये हमारा शायद दूसरी बार मुलाकात है इस इशू से रिलेटेड, विमेन इशू से रिलेटेड बात करने का। सिंस मेरा काफी हद तक काम रिसर्च ओरिएंटेड है और चूंकि मेरी मास्टर्स की डिग्री है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और थोड़ा इंटरेस्ट रखती हूँ, तो ऑफ कोर्स इन चीजों में बातचीत करने में काफी अच्छा लगता है। सवाल काफी डायरेक्ट है और इसको समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है पहले हमें थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। अब जब मैं बैकग्राउंड की बात करूंगी तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग कई तरीके की बातें करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी और बहुत सारे लंबे लंबे बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों का हम लोग मतलब इस्तेमाल करके बहुत कॉम्प्लेक्स बातें कभी कभी बोल जाते हैं। लेकिन एक चीज हम लोग ये समझने में नाकामयाब रहे हैं एज अ कंट्री, और मैं इसमें बोलूंगी इनफैक्ट एज एन इंडिविजुअल, कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक तरीके का नहीं होता जो हमें दिखता है, यानी कि एक डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन जिसकी बात की जाए, एक इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम की भी चीज एग्जिस्ट करती है। अब जब मैं ये बोल रही हूँ कि इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायद बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे लेख लिखे गए हैं। अगर आप रोहित डेका की बुक्स पढ़ें, अगर आप तरना खैतान साहब की किताबं पढ़ें, अगर आप जरा भी इंटरेस्ट लेते होंगे कॉलम्स पढ़ने का, तो द क्विंट पे काफी कॉलम्स आते हैं। ये आपके बहुत ही शानदार एक बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, एडवोकेट चंद्रचूड़, तो वो भी काफी रिग्रेसिवली लिखते हैं इन सब इश्यूज पे। तो अगर आप इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरीके का है। अब मैं इसको जरा जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ। अब हमने सबने बचपन में कहानी सुन रखी है सारस और लोमड़ी की। अब वो बहुत पुरानी कहानी है और हम लोग याद भी नहीं करते कि वो कहानी क्या है, लेकिन वो कहानी इस वक्त बहुत जरूरी है दोबारा से एक बार रिकॉल करने की। वो कहानी ये है कि सारस लोमड़ी को न्योता देती है उसके घर खाना खाने का, यानी कि अपॉर्चुनिटी देती है। लोमड़ी सारस को अपॉर्चुनिटी देती है उसके घर खाना खाने का। दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दोनों को एक फोरम मिल रहा है अपनी बात या अपनी जो भी एक अवेल करने का एक बेनिफिट। तो यहाँ पे आपने इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को इन्वोक करा या फिर उनको अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की। जब सारस लोमड़ी को बुलाती है अपने घर, तो वो एक लंबी सी मुंह वाले बर्तन में खिचड़ी परोसती है। जाहिर सी बात है लोमड़ी नहीं खा पाता है और सारस खा लेती है। एक बात हुई। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है, जब लोमड़ी दावत देती है सारस को अपने घर, तो वो एक बिल्कुल चपटे से बर्तन में खिचड़ी देती है। इस बार क्या होता है कि सारस नहीं खा पाती है क्योंकि उसका बिल्कुल स्ट्रक्चर डिफरेंट है और लोमड़ी खा पाती है। तो इससे एक चीज तो जरूर समझ में आ रही है कि एनग्रेन्ड इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। परेशानी सबसे बड़ी है कि जो चीज हमें समझ नहीं आती या जो चीज हम देख नहीं पाते ओपनली, हम उसे एक्नॉलेज नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम उसे मेन फ्रेमवर्क में बात करने के लायक नहीं समझते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है LGBTQ। हमने इतने सालों तक कभी LGBTQ कम्युनिटी पे आप अचानक देख रहे होंगे कि अचानक से बाढ़ आई है। ये अचानक से बाढ़ नहीं आई है, ये सालों का, बहुत सालों का स्ट्रगल है जो अब बहुत सारे लॉस के फॉर्म में, बहुत सारे इश्यूज के फॉर्म में सामने आया है। तो जहां तक बात हो, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो कास्ट स्ट्रगल है, ये जो इश्यूज हैं, ये एक दो दिन की उपज नहीं है, ये सालों का स्ट्रगल है जो सामने आ रहा है। और अब जब आप बात करते हैं कि बेंच पे विमेन रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, बेंच पे कास्ट रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा इन द सेंस कि एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए या मैंडेटरी होना चाहिए, डाइवर्सिटी होना चाहिए बेंच की, तो ये सारे इश्यूज अब उठ के नहीं आ रहे हैं। ये इश्यूज हमेशा एग्जिस्ट करते थे। इट्स जस्ट दैट कि पॉइंट ऑफ रिसर्च काफी हुई है। और जब मैं बोलती हूँ कि रिसर्च काफी हुई है, मेरा अगेन एकेडमिक एंगल है, यहाँ पॉलिटिकल कोई भी एंगल नहीं है।
एकेडमिक एंगल से मैं बोलूंगी, जैसे विधि ने एक रिपोर्ट लॉन्च करी, काफी खूबसूरत एक रिपोर्ट है जो विधि ने लॉन्च करी, और विधि ने काफी अच्छे से उस पर बहुत सारी चीजें बोली कि क्यों जरूरी है डाइवर्सिटी, क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत सारे समुदाय को एक फोरम पे लाएं या आप एक रिप्रेजेंटेशन करें। तो उसका है कि आप एड्रेस करें इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आपने बर्तन तो दिया, आपने औजार तो दिए एक इशू से लड़ने के लिए, लेकिन आपको ये एड्रेस करना पड़ेगा, ये जरूरत आ चुकी है कि आप इनग्रेन्ड इनइक्वालिटी को एड्रेस करें। अब जहां तक कि पिछले स्पीकर थे डॉक्टर अरविंद कुमार ने बहुत खूबसूरती से बहुत सारी चीजें बोली, बहुत बोल्डली काफी चीजें हमें बताई। उन्होंने बात करी संस्कृताइजेशन की, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे लगता है। सेम चीज संस्कृताइजेशन का एक रेप्लिका आया है मुस्लिम्स के अंदर, जिसको हम अशरफाइजेशन बोलते हैं। शायद बहुत लोगों ने कम सुना होगा, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में कास्ट का रिकॉग्निशन आज भी एक मिथ है। आज भी इंडियन मुस्लिम्स ये मानते हैं कि कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, बट सैडली, या आप एक तरीके से जिस तरीके से बोलते हैं, मुस्लिम्स के अंडर भी कास्ट सिस्टम, दो नॉट इन फॉर्म ऑफ कुरानिक रेवलेशंस बट इन फॉर्म ऑफ द सोसाइटी दे लिव इन, एग्जिस्ट करता है। और जब एग्जिस्ट करता है तो जाहिर सी बात है कि कास्ट इनग्रेन्ड है। तो जैसे कि संस्कृताइजेशन में आप एक देख सकते हैं कि नीचे रैंक वाले लोग ऊपर वाले रैंक को एप करते हैं, क्योंकि सिंबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आप देखेंगे कि मुस्लिम्स के अंदर सेम इश्यूज होते हैं कि अशरफाइजेशन का कंसेप्ट ये है कि नीचे जो स्ट्राटा पे हैं सोसाइटी के लोग, वो सैयद कास्ट की तरह बिहेव करते हैं कि भाई कोई भी रिश्ता ढूंढने जाए, रीढ़ की हड्डी सैयद होनी चाहिए आपकी, या आपकी हरकतें सैयद वाली होनी चाहिए, तभी हम रिश्ता भेजेंगे फलां के घर, या हम उसके घर अपनी बच्ची को ब्याएंगे, जो भी होगा। परेशानी ये इन सारी इश्यूज का निकल के आता है एक चीज पे सबसे बड़ा जोर, वो है मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, वुमेन की एजेंसी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करना। एज एन इंडिविजुअल, या आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स पढ़ेंगे, स्पेशली वॉल्यूम 6, वॉल्यूम 7, ये सारे आप पढ़ेंगे एग्जॉस्टिवली, क्योंकि मेरे लिए हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। मैं अपनी प्रेजेंट को समझने के लिए हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है। तो वहां पे बाबा अम्बेडकर ने बहुत खूबसूरत एक बात बोली कि जब तक आप विमेन को एज एन एजेंसी देखेंगे और उसको कंट्रोल करेंगे, तब तक आप एक फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं पाएंगे। अब सबसे बड़ी परेशानी आती है, हमने देखा है शाबरीमाला का केस। शाबरीमाला के केस में हमने देखा कि डिसेंट आया जस्टिस इंदु मल्होत्रा का। जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कुछ ऐसी बात बोल दी जो ख्वाबो ख्याल में आपको लगेगा यार शाबरीमाला वाले केस में मैम तो बिल्कुल अलग एक बात बोल रही है, क्योंकि उनका ऑफ कोर्स कॉन्करिंग ओपिनियन के साथ ओपिनियन मैटर नहीं करता, उनका ओपिनियन कुछ डिफरेंट था, डिसेंटिंग ओपिनियन। बट अगेन सिंस इट वाज अ डिसेंटिंग ओपिनियन, इट वाज अ फूड फॉर थॉट, यानी कि आपकी आगे की रिसर्च को वो एक पॉइंट दे गया कि हाँ ये भी एक पहलू है सोचने का। इशू ये होता है कि जैसे बार एंड बेंच का नमित सक्सेना का ये एक आर्टिकल था कि डिफरेंट कास्ट का रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट रीजन का रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट रीजन का रिप्रेजेंटेशन। मुझे बड़े अफसोस के साथ मैं कह रही हूँ, लिंक्डइन पे उसका स्क्रीनशॉट शेयर होता है, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी जिसे मैं कहती हूँ, लोग शेयर करते हैं, रीशेयर करते हैं, ये बोलते हुए कि ये देखिए ये ऐसे लोग जो है डिवाइडेड इंडिया को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आप ये क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे कि हम एक डिवाइडेड इंडिया की रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक मिरर की तरह एक्ट कर रहे हैं और हम बेहतरी चाहते हैं। जब आप किसी चीज की बेहतरी चाहते हैं तो आप पास्ट को रिविजिट करते हैं, आप एकेडमिकली उस चीज को रिविजिट करते हैं, आप अपनी हिस्ट्री देखते हैं और लर्न और अनलर्न करते हैं चीजों को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लर्न करने की जरूरत नहीं है, यहाँ अनलर्न करने की भी जरूरत है काफी चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब जहां तक बात आपने कही कि विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात, तो डेफिनेटली विमेन रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो भी एक प्रॉपर लेवल पे, क्योंकि हमने ये देखा है कि भले ही लोअर जुडिशरी में या इवन बोला जाए हाई कोर्ट लेवल तक औरतें हैं। जैसे आज मैंने एक न्यूज पढ़ी कि मिजोरम से एक, या मेघालय से, आई एम नॉट श्योर, मैं थोड़ा सा गलत हो सकती हूँ, एक मिजोरम से फीमेल रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट लेवल पे गया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि इवन रीजनल रिप्रेजेंटेशन इज एन इशू दैट शुड बी डिस्कस्ड अपॉन। जहां आप स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन, मेडल जब आता है आप खुश होते हैं, आप जुडिशरी में भी तो बात कीजिए, आप ट्रिब्यूनल्स में बात करिए। सबसे अफसोस की बात है हम ट्रिब्यूनल्स को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं स्टेट कोर्ट, हम भूल जाते हैं हाई कोर्ट्स को, हम हमेशा बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन को सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सारी रिसर्च का जो एक फोकल पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट बन चुका है। सारे लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, सारी जो चीजें बात होती है वो सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। आप हाई कोर्ट्स भी देखिए, आप लोअर कोर्ट्स भी देखिए, आप ट्रिब्यूनल्स भी देखिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो एज वेल अ फंक्शन ऑफ द सेम सोसाइटी, एंड उनके पास सेम चीजें का मतलब सेम जस्टिस डिस्पेंसिंग पावर्स
होती है, बट एक डिफरेंट जुरिस्डिक्शन पे। इनफैक्ट बहुत बार बोला भी जाता है कि 226 की पार 320 से ज्यादा है अगर आप एक होलिस्टिक रीडिंग करें, यानी कि रिट पिटीशन की पार अगर मैं बात करूं तो इसलिए औरतों का रिप्रेजेंटेशन की जहां तक बात है तो ऑफ कोर्स इट इज द नीड ऑफ द आवर। ऑफ कोर्स एक सबसे अच्छी चीज हुई है कि एकेडमिया ने इतने पेन्स लेके पहली बार इसको एक लाइमलाइट बनाया, और मैंने इतने आर्टिकल्स मेरे ख्याल से 10 साल में, अगर आप जैसे कहते हैं ना जुडिशियल ट्रेंड आप देखिए, आपने रिसर्च का नहीं देखा होगा, जो पिछले 5 साल 4 साल 10 साल में स्पेसिफिकली बढ़ा है, कि लोगों ने पूरे पूरे ये बातें कही है कि भाई औरतों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और साथ में एक और नया मुद्दा उठाया कि प्लेन लैंग्वेज मूवमेंट होना चाहिए, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आप चीजें लिखते हैं अपनी जजमेंट जब आप पास करते हैं उसको साधारण भाषा में करिए, क्योंकि किसके लिए लिखा जा रहा है? आप और हम जैसे लोगों के लिए। वो लोग जो लॉ पढ़ते नहीं है, वो लोग जो लॉ समझते नहीं है, जजमेंट तो आप और हमारे जैसे लोगों के लिए हैं, जजमेंट पार्टीज के लिए हैं। तो प्लेन लैंग्वेज मूवमेंट भी एक अच्छी चीज है, और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में उसको भी एड्रेस किया जाएगा। तो ऑफ कोर्स मैं इसको एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट की तरह देखती हूँ। डेफिनेटली ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, जो एक बहुत ही अच्छा वाटरशेड मूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं, जिसने जैसा हुआ है। लेकिन अभी बहुत मेहनत बाकी है, बोथ एकेडमिकली एंड इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। शुक्रिया रंजन। प्रोफेसर नवल किशोर, मैं 2 हिस्से में अगला सवाल आपके लिए रखूंगा कि एक, अभी इस कार्यक्रम से ठीक पहले मैं एक लेख पढ़ रहा था अपने किसी दूसरे कार्यक्रम के लिए कि डाइवर्सिटी कैसे डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है। तो वो लॉरा मायर और सॉन ट्रेई का रिसर्च है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अगर डाइवर्सिटी हो कहीं पे तो डिसीजन मेकिंग जो स्किलिंग होती है वो बहुत बेहतर होती है। अगर हम जिस नविद सक्सेना के आर्टिकल का बार बार नविला जी और प्रोफेसर अरविंद कुमार जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि उसमें भी सभी न्यायाधीशों के कास्ट नहीं बताई गई है। हमें ये नहीं पता है कि सभी न्यायाधीश किस किस जाति से हैं। तो मेरा एक पहला सवाल ये है कि डाइवर्सिटी कैसे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है? आपको क्या लगता है, एक अकादमिक तौर पे भी, आपका अकादमिक जुड़ाव भी सामाजिक धारा की अकादमिक से रही है वो, और दूसरा कि जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, कल पंकज कुमार का मैं इंडियन एक्सप्रेस में लेख पढ़ रहा था, हम लोग ने देखा कि कैसे उन्होंने आर्ग्यू किया है कास्ट सेंसस को लेकर, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बताया है कि क्यों ये एक पिलर हो सकता है आगे के अफर्मेटिव एक्शंस को पॉलिश करने के लिए। तो आप ये बताइए कि अगर हमें ये पता चल जाए कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो लोग हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या रही है जातीय पृष्ठभूमि से, तो क्या आपको लगता है कि ये एक बेहतर प्रतिनिधित्व का मसला हो सकता है और एक स्टेपिंग स्टोन बन सकता है? प्रोफेसर नवल किशोर। देखिए, जहां तक डाइवर्सिटी की बात है तो भारत पूरे विश्व में इस चीज के लिए माना जाता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो मामला है वो मात्र केवल स्लोगन नहीं है, वो यहाँ पे दिखता है। वो धर्म के असर पे देखिए, लैंग्वेज के असर पे देख लीजिए, रीजनल हैबिट्स के असर पे देख लीजिए। तो भारत में तमाम तरह के, अब किसी स्टेट को भी देखें, जैसे बिहार को देखेंगे तो कहता है कि हर 1.5 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाता है और हर 3 किलोमीटर खाने का आचरण बदल जाता है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये तो खूबसूरती बढ़ाती है किसी समाज की भी और किसी प्रक्रिया की भी। और लोकतंत्र में तो यह माना ही गया है कि जितने भी ज्यादा विचार आएंगे उतना ही सुस्पष्ट जो निर्णय होंगे वो होंगे। सुकरात ने कभी कुछ लिखा नहीं, लेकिन सुकरात जी को रेफर किया जाता है कि अगर कोई डिफरेंस है जिसको प्राप्त किया जा सकता है तो डाइवर्स ओपिनियन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने जब ये कहा कि हर व्यक्ति अपने एक सच्चाई के साथ जिंदा है, तो वास्तव में वो सच्चाई नहीं, उसका ओपिनियन है, और वो ओपिनियन तभी टूटता है जब दूसरे ओपिनियन से टकराता है। तो विमर्श का जो शुरुआत हुआ है या विमर्श का जो जन्म हुआ है वो डाइवर्स ओपिनियन से हुआ है। अगर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन का जो क्रिएशन है डेमोक्रेसी में, डाइवर्स ओपिनियन के लिए ही है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, डाइवर्स ओपिनियन के लिए है। तो जो डाइवर्सिटी है वो तो बहुत बड़ी चीज, न्याय संगत है। न्याय को या न्याय कम से कम अपीयर टू बी जस्ट भी अगर दिखना चाहिए तो उसके लिए डाइवर्स ओपिनियन जरूरी है। और भारतवर्ष में इसलिए जरूरी है कि डे 1 से हम ये क्लेम कर रहे हैं कि नेचर ऑफ सोसाइटी डाइवर्स है, नेचर ऑफ ओपिनियन यहाँ डाइवर्स होगा, नेचर ऑफ पॉपुलेशन डाइवर्स है। इन एवरी ईच एंड एवरी फोरम हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं, और इस डाइवर्सिटी को पूरे विश्व ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये कहीं ना कहीं एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए जरूरी है। जो लोग पहले नहीं भी करते थे ये काम, अब उसको स्वीकार किए हैं। और यही कारण है कि अभी
हमारे 2 पैनल के मित्रों ने जो बात कही उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी शामिल था कि अगर ओपिनियन ज्यादा, जैसे राइटिंग ज्यादा आ रहे हैं, आपने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का नाम लिया, कई सारे आर्टिकल आए हैं जो एक ही विषय पे लिख रहे हैं। जाति को अगर आज के डेट में सबसे जो बड़ा विमर्श का मुद्दा है वो जातिगत जनगणना है। ठीक है, जातिगत जनगणना पर जो आक्षेप लगाया जा रहा है, जिस सवाल को खड़ा किया जा रहा है, विरोधी पक्ष हम कहते हैं उनको, जो खड़ा करते हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा और इससे राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों भ्रामक हैं, ये दोनों में कोई सच्चाई नहीं। जातिवाद गिनने से, जनगणना से अगर जातिवाद होगा तो पहले क्या था? जाति का अगर पता ढूंढा जाए, जन्म ढूंढा जाए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या उस समय गिनती हुई थी? अगर गिनती नहीं हुई थी और तब भी यह जातिवाद है, तो गिनती के बाद तो ऑब्जेक्टिव डेटा हमारे पास होगा। और हम सबको मालूम है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन ओपिनियन बेस्ड ऑन सब्जेक्टिविज्म एंड ओपिनियन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिविज्म। ऑब्जेक्टिव आंकड़ों के आधार पे जो भी ओपिनियन होगा वो बहुत ही आमूल परिवर्तन लाने में मदद करेगा। तो जातिगत जनगणना का मांग इसलिए भी है कि अगर हमें मालूम होगा कि किस जाति में, या जैसे मान लीजिए गरीबी को हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखें गरीब किस घर में है और गरीबी में कौन कौन से घर हैं। इन दोनों को जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी पहचान क्या है, और उसकी पहचान बिना अस्वीकार किए हुए या बिना किसी लाओ लपेट के आप कह सकते हैं कि जाति है। और जाति पे पहली बात तो ये बात हो नहीं रही है। जाति पहले भी था, अभी भी, और हमें रहेगा, लगता है कि ये रहेगा। जाति जाने वाला नहीं है। अगर, और हमारी उद्देश्य भी नहीं होनी चाहिए कि हम उसको भगाना चाहते हैं। हम चाहते क्या है कि जातिगत जो बराबरी है या जाति के आधार पर जो गैर बराबरी है उसको दूर किया जाए। दूर करने के तरीके अभी तक जो थे उसमें कोई ना कोई खामियां हैं। आप ओबीसी के लिए उत्थान के लिए कानून बनाते हैं, और जितने आयोग ने इसका अध्ययन किया है, चाहे खालिलकल कमेटी आयोग हो या मंडल आयोग हो या राज्य ने कई सारे आयोग किए हैं, आप देखें कि बहुत ही एक विस्तृत चर्चा किया है जिस आयोग ने, उसका नाम मुंगेरी लाल भी है, जिसको पहली बार हमें लगता है कि ओबीसी के इतिहास में बिहार में पहली बार जो एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 करके पूरा उसका वैज्ञानिक कारण बता के 2 भागों में बांटकर और उसको लागू करने का प्रयास किया गया मात्र 6-7 सालों के अंदर में। तो उसमें अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास आंकड़े होते, और इस तीनों आयोग ने एक सुर में कहा है कि अगर जातीय जनगणना होती तो हमें रिकमेंडेशन देने में और भी आसानी होती, और भी प्रामाणिक तौर पे हम इस पर अपना प्रतिवेदन दे सकते थे। तो जिस चीज की जरूरत है, और सबसे भ्रामक बात और सबसे हैरान करने वाली तथ्य ये है कि सूचना क्रांति के युग में, जहां पर हम हर एक तरह के इंफॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं, और ये सरकार भी कहती है इस बात को, तो हम सूचना छुपाना क्यों चाहते हैं? ऐसी बात तो है नहीं कि जाति का पता बताने से या जाति का संख्या बताने से कोई ऐसी बात या ऐसी घटना हो जाए जिसको हम लोग दुर्घटना माने। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आकलन तो है आज भी, जिस एक्सट्रापोलेशन के आधार पे हमें जानकारी है वो तो है भी। ये अलग बात है कि वो ऑथेंटिक नहीं है, वो प्रमाणिक नहीं है, और वो केवल आकलन है। अगर वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से हमें पता चल जाए तो हमें लगता है कि वो डाइवर्सिटी ऑफ नंबर जातियों के आधार पे हमारे सामने होगा, तो सरकार को भी काम करने में आसानी होगी, और जो जहां से है उसको भी अपनी स्थिति की जानकारी में इजाफा होगा, और उसके आधार पर कोई विचार रखे जा सकते हैं तो आप उस पर बहुत प्रामाणिक तरीके से ये बात कर सकते हैं। दूसरी बात जो आप जिस बात की तरफ आप कह रहे हैं कि देखिए, राजनीति में, समाज में जाति है, ये सब जानते हैं, सब मानते भी हैं इसको, और इसके प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर की चर्चा भी होती है। ऐसी कोई अवधारणा अगर हम न्यायपालिका में बात करें, इस कॉन्सेप्ट को अगर बात करें, तो ऐसे कोई बात तो होगी नहीं कि अगर न्यायपालिका कोई धरती से ऊपर का कोई चीज है, समाज के हिस्से से अलग का कोई चीज है, ऐसी बात तो कोई है नहीं। समाज के जो अंग हैं या जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर ही न्याय करना है। उन्हीं समाज की बात कर रही है जिसमें की जा रही है जिसमें जाति है, उसी समाज की बात की जा रही है जिसमें गैर बराबरी है। तो उसी समाज की बात अगर करने वाले लोगों के विषय में हमें जानकारी रहे तो हमें पता चल जाएगा कि आखिर समस्या क्या है। आप एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, मंडल कमीशन या SC/ST का रिजर्वेशन जो संविधान संगत है और दिया गया, वो एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये भी है कि जो लोग लागू करने वाले लोग थे
पिछले 75 साल में, वो उस समाज से नहीं थे, अधिकतर जगह पे उस समाज से नहीं थे। उनका आचरण क्या था कि नॉट फाउंड सुटेबल करके उसके जगह पे दूसरे रखते। कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लागू करने वाला के सामने जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर सरकार ने यह चीज लागू किया है तो आखिर हम क्यों इसको मना क्यों कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि 1990 के दशक में जब बिहार में लागू हुआ ये, तो लालू जी ने विधानसभा से पारित करवाया कि जो कोई भी आरक्षण लागू करने में आनाकानी करेगा या उसमें अगर कोई इधर उधर करने का बात करेगा तो उसको एक ऑफेंस माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और उस पर उस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो सरकार जो पहल करती है इसके आधार पे अगर लागू करने वाले भी अगर उस बुराई से, अगर हम उसको कहें कि उस बुराई से या उस दुर्भावना से पीड़ित हैं, तो आखिर फिर कैसे ये समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए भी जरूरी है कि ये जानकारी सबके पास होनी चाहिए। दूसरी बात कि आप समाज में आमतौर पे देखते होंगे कि जिन लोगों के नाम के आगे सरनेम नहीं है तो पहली क्यूरियोसिटी रेस्पोंडेंट की होती है कि हम जाने कि इसके आगे का मामला क्या है, और कई तरीके का उसमें तरीका अपनाया जाता है कि आप किस जगह से हैं, किस जिले से हैं, किस पंचायत से हैं, किस गांव से हैं। तो कहीं ना कहीं या फादर्स नेम देखने का प्रयास किया जाता है। तो हम उन चीजों को छुपाने की कोशिश क्यों करते हैं। तो जाति ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको छुपाया जा सकता है। नंबर एक, जाति से गैर बराबरी का निर्माण हुआ है, तो जाति की पहचान करके, गिनती करके ही उस गैर बराबरी को दूर किया जा सकता है। और अंतिम बात मैं कहूं, अगर कोई इसके साथ सवाल नहीं हो तो आप स्वामी सहजानंद को अगर पढ़ेंगे तो उनके ओपनिंग लाइन 1940s में आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कास्टिज्म एंड नेशनलिज्म, इफ इट इज देयर इट इज अ मैटर ऑफ ओनली एरिया। एक छोटे स्तर पे काम करता है, दूसरा बृहद स्तर पे काम करता है, लेकिन ये डिफरेंस भी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम डिसअपीयर कर जाता है। तो उन्होंने जो बातें कही वो उनके उतने बड़े सामाजिक विचारक थे। उन्होंने किसानों के लिए काम किया था, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में काम किया था। अगर वो बात ये कह रहे थे तो वो ये बताने का सिर्फ प्रयास कर रहे थे कि जाति की जड़ समाज में कितनी विद्यमान नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जाति को खत्म नहीं करना चाहिए, लेकिन जाति को खत्म करने से ज्यादा जरूरी है कि पहले जातिगत गैर बराबरी को दूर किया जाए। जाति खत्म मानसिकता से हो सकती है, लेकिन जातिगत गैर बराबरी जो है वो पॉलिसी से हो सकती है। हमारे हाथ में जो सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है, संविधान संगत है, वो पॉलिसी के लेवल पे है। तो हमें लगता है कि उसमें ध्यान देनी चाहिए। और उसमें आज के डेट में सबसे जो कमजोर पक्ष हमारा है कि हमें जानकारी ही नहीं, और ये जानकारी के विषय में पिछले 2 दशक से आपको ध्यान होगा कि देवेगौड़ा सरकार ने पहली बार कैबिनेट ने फैसला लिया था कि जातीय जनगणना 2001 में होनी चाहिए, जिसको वाजपेयी सरकार ने मना किया। फिर 2010 में मुहिम हुआ, उसका हस्र क्या हुआ अगले 4-5 साल में आप जानते हैं। और फिर जनगणना वर्ष में अगर हम इस बात को भी इस बार भी अगर चुप जाएंगे तो फिर 1 दशक के लिए हमको इस तरह के अन्याय के साथ जीना पड़ेगा। मुझे लगता है कि न्यायपालिका को भी उससे अछूता अपने आप को नहीं रखना चाहिए, दर्शाना चाहिए, दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। अगर समाज के मन में कोई डाउट है उस संस्था के विषय में जो पवित्रता का प्रतिमान के रूप में अपने आप को पेश करता है कि न्याय जो है वो एक मूर्ति के रूप में या एक ऐसी जगह है जहां पर कि अंतिम गुहार का जो जगह है, वहां पे अगर हमें डाउट होगा, हमें ट्रस्ट होगा। जैसे आज हमें भरोसा नहीं है कि अगर SC ST OBC का रिजर्वेशन लागू करना है और लागू करने वाले अगर इन तीनों वर्ग से नहीं है तो उनकी संवेदनहीनता सार्वजनिक है। ये देखा गया है, ये अनुभव में भी है। तो मुझे लगता है कि उस आधार पे इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल है, लेकिन उससे वही महत्वपूर्ण सवाल है कि कॉलेजियम सिस्टम को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो न्याय और जिस न्याय की तरफ ये समाज देख रहा है, खासकर दलित पिछड़ा देख रहा है, उसको कम से कम एक जवाब मिलना चाहिए। प्रोफेसर कुमार, जाते जाते मैं आपसे ये सवाल समझना चाहूंगा, इसका जवाब जानना चाहूंगा कि प्रोफेसर नवल किशोर ने बहुत विस्तार से बताया कि मंडल, और मैं इस बात से सहमत भी हूं कि मंडल का जो दौर था, आप भी सहमत होंगे कि वो भले उसका एक रिपरकशन हुआ कि पूर्ण रूप से उसके काफी सारे सुझाव लागू नहीं हुए, गैप भी रहा। अपनी सुधरा वॉल्यूम की जो किताब है उसमें एक लेख में इस बात का जिक्र है कि वो आता है 90 के दशक में। करना चाहूंगा जी प्रोफेसर किशोर, 30 सेकंड। देखिए, मंडल कमीशन के साथ एक और भी जुड़ी हुई कहानी है जिसको हमें लगता है कि कम से कम पिछड़ा कभी भुला नहीं पाएगा। वो पहला कानून था कि एक पूरा समाज उसके खिलाफ में खड़ा हुआ और जो उसके निशाने पे थे वो पिछड़ा थे, जिसको उस समय मिला नहीं था, केवल भोजन
सरकार ने लागू करने, वीपी सिंह ने घोषणा की थी कि इसको हम लागू करने जा रहे थे और ये हमारे घोषणा पत्र में था, उसको हम लागू कर रहे हैं। तो आप बात एक तरफ की राजनीतिक दल घोषणा पत्र में जो बातें कहती हैं वो लागू नहीं करती हैं, ये सबसे बड़ा शिकायत है। वह एक ऐसी सरकार थी जिसके घोषणा पत्र में मंडल कमीशन जो 10 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, उसको लागू करने का घोषणा पत्र में रखा और उसको घोषित किया, लागू किया। उस कानून के विषय में, उस घोषणा के खिलाफ में पूरा का पूरा प्रबुद्ध समाज, जो अपने आप को मेधावी कहता है, जो अपने आप को अग्रा मानता है, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानता है, वो खड़ा होता है और सड़क पे ऐसा काम किया जो कि कोई उस चीज को भुला नहीं सकता। हमें लगता है कि यह भी एक जरूरी उसका एस्पेक्ट है समझना कि कितनी कठिन है अगर आप दलित पिछड़ों और कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना चाहते हैं। वो सरकार ही क्यों नहीं हो, ताकतवर संस्थाएं ही क्यों नहीं हो, वो कितना मुश्किल है। ये समाज ने, भारतीय समाज ने जो जातिगत भावनाओं से ग्रसित है वो दिखा चुका है। इसलिए जरूरी है कि यह जातिगत आंकड़े सार्वजनिक होने चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए। कम से कम उसके आधार पे बार्गेनिंग पावर, नेगोशिएशन पावर और लोगों की अपनी जानकारी, अपनी हैसियत, सामाजिक हैसियत के विषय में भी पता चलेगा। और यह भी पता चलेगा कि जो इतिहास के द्वारा दिया हुआ सम्मान महत्वपूर्ण नहीं है, संख्या महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में। और उस आधार पे जो सरकार से उपार्जित संसाधने हैं उसमें भागीदारी और हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। जी धन्यवाद। जी मैं प्रोफेसर किशोर के बात को आगे बढ़ा के प्रोफेसर कुमार आपसे समझना चाह रहा था कि मंडल के दौर की एक बात रही है, उसकी कमियां रही है और कुछ हमारे ही कुछ सहयोगों के कुछ आंकड़े भी हैं कि किस तरीके से आईआईटी में या अलग अलग संस्थाओं में उसको डाइल्यूट किया गया, एक गैप रहा 10-12 साल का उसको लागू होने पर। मंडल 2 जिसको हम बोलते हैं, 13 पॉइंट रोस्टर का मसला है, ये सारे मसले हैं जिसको हम एक तरफ अलग रखते हैं, लेकिन फिर भी एक चेतना जगी है कि हमें अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। आप अफर्मेटिव एक्शन के भविष्य को न्यायालयों के पर्सपेक्टिव में, कोर्ट के पर्सपेक्टिव में उसको कैसे देखते हैं, ये दर्शकों के लिए आप अगर संक्षेप में बता पाएं तो बताइए। देखिए राजेश, एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल जी राजेश, देखिए जुडिशियरी पर तो लंबी बात हुई और हमारा विषय आज का वही था। एक दूसरा जो संस्था है मुझे लग रहा है वो एकेडमिया ही है। एकेडमिक्स जो यूनिवर्सिटी सिस्टम, जो तमाम IITs, IIMs, और उसमें नवल सर अभी कह ही रहे थे कि नॉन फाउंड सुटेबल वाला जो मामला है, तमाम ऐसे केसेस हैं और वो जस्टिस के लिए कोर्ट में भी जाते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब निष्कर्ष इस कैंडिडेट के पक्ष में नहीं आता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन होता है। फिर वो जो मैं होली काउ वाला बोला कि अगर JNU कोई किसी को नॉन फाउंड सुटेबल करता है तो एक पहला परसेप्शन यही होगा कि भाई ये नॉन फाउंड ये सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी थोड़ी गलत हो सकती है। यूनिवर्सिटी तो मतलब मैं मंडल पे एक योगेंद्र यादव की बात से रेफरेंस से जाना चाहूंगा। योगेंद्र यादव उसमें नए एकेडमिक थे और जो लार्जली जो एकेडमिया था, जो एकेडमिक वर्ल्ड था, वो मंडल के खिलाफ खड़ा हुआ था। आप सब जानते हैं, उमा चक्रवर्ती ने तो साफ साफ लिख दिया था कि अपनी जेंडरिंग कास्ट में कि तमाम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजिस्ट थे वो खिलाफ थे। योगेंद्र यादव किसी बामसेफ के किसी मीटिंग में इस बात का जिक्र करते हैं कि ऑल दीज इयर्स द प्रोमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ दिस कंट्री केप्ट ऑन रिसर्चिंग अबाउट कास्ट, वो जात, एंड कंक्लूडिंग दैट इट इज सच अ रिग्रेसिव इंस्टीट्यूशन। ये तो बड़ा गड़बड़ बात है बॉस, ये बड़ा यूनिक सा इंस्टीट्यूशन है, उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, किसी फील्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बुक व्यू नहीं फील्ड व्यू देखना चाहिए। वैसे में योगेंद्र का कहना है कि जिस इंस्टीट्यूशन को या तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कई बार क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, जैसे अनटचेबिलिटी या ग्रेडेड इनइक्वालिटी जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, तो उसमें तमाम बुराइयां हैं। अगर प्रॉब्लम, इसका मतलब समाज में कास्ट बेस्ड है, तो उस प्रॉब्लम का समाधान कास्ट बेस्ड होगा। तो वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जब आया, उस बीमारी को ठीक करने के लिए वो आपको प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। एक दूसरी बात, जो कंसेशनस की बात कर रहे थे राजेश, कि हम लोगों का जो पिछड़े समाज का, बहुजन समाज का जो कंसेशनस हुआ, दलित समाज का और पहले हुआ, मैं हमेशा इस बात को नोट करूंगा। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, सुन पा रहे हैं जी। तो योगेंद्र की ही दूसरी बात, योगेंद्र का एक लेख है 1999 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली का,
electoral politics in the time of change, India's third electoral system 1989-99। अब सिर्फ मैं उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ दूंगा तो पूरी कहानी समझ आ जाएगी। वो लिखते हैं, द पॉपुलर रीडिंग ऑफ द लास्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज ऑफ अ रैपिड डिक्लाइन एंड इम्पीडिंग कोलैप्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इसका मतलब जो लार्जर व्यू पॉइंट है एकेडमिया का, वो ऐसा ही कुछ है। दिस essay attempts to contest this all too familiar view and evolve without yielding to the temptation of building its mirror image. The changing outcome of the electoral game in this decade is seen here as a reflection of a fundamental transformation in the terrain of politics, which in turn is anchored in the process of social change. अब देखिए, फ्रांस से एक स्कॉलर आते हैं, उनको दिख जाता है इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन, पर इंडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को मंडल आंदोलन, आप ये बताइए 1935 से ही पूना पैक्ट के बाद जो भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हुआ, ज्वाइंट इलेक्टोरेट हो गया, और 50 से जो 52 से जो हमारे चुनाव होने लगे, 51-52 से हर लोकसभा और विधानसभा में जो रिप्रेजेंटेशन है एससीज और एसटीज के, उसके अनुपात में लोग भी संसद और विधानसभा पहुंचते रहे, एकदम एग्जैक्ट फिगर जो रिजर्व्ड है। पर आप ये बताइए, ओबीसी को तो कोई रिजर्वेशन लेजिस्लेचर में नहीं मिला, ना पार्लियामेंट में मिला, ना स्टेट असेंबली में मिला। तो वो रातों रात जो इनकी संख्या बढ़ी, वो किसी फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि इंडिया साइलेंट रेवोल्यूशन है, लेकिन यहाँ के लोगों को वो लग रहा था कि दिस इज अ डिकेड ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वेयर देयर इज अ रैपिड डिक्लाइन एंड इंपीडिंग कोलैप्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये कौन लिख रहे हैं? ऐसी लैंग्वेज किसके पास है? तो जो जजमेंट, जैसे आप, एक और बात, आखिरी बात से मैं फिनिश करूंगा कि इस देश में यदि आपको चपरासी बनना है, 8वीं पास होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए, कोई एक टेस्ट होगा, बेशक उसमें यही पूछा जाएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली है, पटना है, चेन्नई है या कोलकाता है, ऐसे ही मल्टीपल चॉइस होंगे छोटे। लेकिन यूनिवर्सिटी में आप मतलब चलिए पीएन की भी नौकरी छोड़ दीजिए, स्कूल में यदि आपको टीचर बनना है तो आपको बीएड का एंट्रेंस पास करना है। और मैं बता रहा हूं कि यूजीसी नेट से वो आसान टेस्ट नहीं है। मैंने यूजीसी नेट पास किया है और मैं बड़े होशो हवास से फिर कह रहा हूं कि बीएड का एंट्रेंस पास करना अक्रॉस यूनिवर्सिटीज, और खासकर टेट नेट और जो है, और उसमें फिर उनकी जो ट्रेनिंग है जितनी रिगरस, वो ज्यादा मुश्किल है यूनिवर्सिटी में टीचर बनने से। क्यों यूनिवर्सिटी का काम आसान किया गया? क्यों ईयर आफ्टर ईयर यूजीसी चेयरपर्सन जब आते रहे तो नेट को कई बार एग्जेम्प्ट करते रहे? क्यों? क्योंकि आसानी होती है कि पीएचडी तो अपने लोग करा ही देंगे, तो नेट की क्या जरूरत है, तो नेट को कुछ दिन एग्जेम्प्ट कर दो। तो ये जो इनफॉर्मल सिस्टम है एंट्री का, ऊपर से लोग तो नीचे न्याय से तो ऊपर के लिए ऊपर की तरफ देखते हैं। कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए आ पाते हैं? कितने लोग सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान की कितनी प्रतिशत आबादी है जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अक्षरशः पढ़ और समझ सकता है? वहां पर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात हुई ना कि मदर टंग में होना चाहिए। मदर टंग में जजमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? लोअर जुडिशियरी में बात हो रही है। लोअर जुडिशियरी में पास करना, वहां जुडिशियल एग्जाम भी है, पर जो सबसे हाईएस्ट जुडिशियरी है उसमें आप रिकमेंडेशन से चले जा रहे हैं। तो ये जो इनफॉर्मल एडहॉक सिस्टम, फिर नवल सर मेरी बात को एग्री करेंगे कि क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडहॉक पढ़वाया जाता है, वो काम उतना ही मिलेगा, लेकिन सिस्टम को मतलब इतना क्या कहा जाए, ट्रांसपेरेंट मत होने दो कि हर कोई सवाल उठाने लगे। तो मुझे लग रहा है कि ये कुछ ऐसे पेचीदे सवाल हैं जिन पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए, खासकर एकेडमिया पर और जुडिशियरी पर। इन दोनों को हम काव नहीं समझ सकते। देखिए, मैं जाते जाते बस 2 मिनट में आपसे ये समझना चाहूंगा कि राधिका रॉय ने आज द क्विंट में लिखा है, और मैं पढ़ रहा था कि कैसे जो भले ही एक स्टेपिंग स्टोन है कि महिलाएं गई हैं वहां पे, उनका लेकिन निर्णयों पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट की बात करें तो पॉस्को में जो प्रॉब्लमेटिक जजमेंट था, वो जजमेंट देने वाली एक महिला जज ही थी।
तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? एक तो आप 2 मिनट में हमें ये समझाइए कि निर्णयों पे प्रभाव को कैसे बेहतर किया जा सके, ये एक टेक्निकल लीगल क्वेश्चन है। और दूसरा कि क्या हमें और महिलाओं को बेंच पे लाने की जरूरत है? आज मैं हाईकोर्ट इस कार्यक्रम का हमारा वो हिस्सा नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं पढ़ रहा था कि हाईकोर्ट का जो भी अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें भी अनफॉर्चुनेटली अपर कास्ट मेन को ही ज्यादा तरजीह दी गई है। तो आप बताएं कि कैसे इसका एक फ्यूचर रिकोर्स हो सकता है। बस 2 मिनट में ये बताएं, समय की कमी है। मैं समझती हूँ समय की कमी, और मैं बहुत ही इनफॉर्मल से सेटअप में बैठ के आंसर दे रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं ट्रैवल कर रही थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत ही इनफॉर्मल ऑरा है। लेकिन हाँ, जहां तक बात की जाए, सवाल बहुत वाजिब है, और सवाल काफी डायरेक्ट है और वाजिब है, और बहुत ही जरूरी है इसको एड्रेस करना। सब इसकी एक बात शुरुआत इस तरीके से होती है, जब मैं पीएचडी के लिए एप्लीकेशन बाहर भर रही थी। मैं बहुत ही एक पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज को बताऊंगी। तो जब मैं बाहर एप्लीकेशन भर रही थी, पीएचडी का कुछ टॉपिक विमेन ओरिएंटेड था, और चूंकि मेरा एनवायरमेंटल विमेन से रिलेटेड ही काम है, जिसके बीच में मैं काम करती हूँ, तो सबसे बड़ा इशू जो उठा, वो इशू ये उठा कि लीगल स्कॉलरशिप की जहां तक बात की जाए, तो लीगल स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें, इस सारे किसी भी इशू की बात करें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है कि जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, जितना भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका लिटरेचर जिसपे भी काम है, इंडियन ऑर्थर्स या इंडियन रिसर्चर्स अपनी होम ग्राउंड जिसे हम बोलते हैं, उसको स्टडी लेकर नहीं काम कर रहे हैं। वी ऑलवेज लुक, जैसे अगर हम बाहर की पीएचडी की बात करते हैं या बाहर एलएलएम की बात करते हैं, हम पैन इंडिया कुछ इशू लेंगे, हम रीजन ओरिएंटेड कभी इशू नहीं लेंगे, हम कुछ ऐसा इशू लेंगे जो कंपैरेटिव नेचर का हो, जो इंटरनेशनल इशू को एड्रेस करे, क्योंकि हमें हमेशा वो ग्लोबलाइजिंग फैक्टर हमेशा हमें एक चमक देता है। लेकिन जबकि उल्टी बात यह है कि आप देखेंगे बाहर के ऑथर्स, बाहर के स्कॉलर्स और बाहर के जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, आप देखेंगे उन लोगों ने इंडियन सेंटर बना रखा है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आज आप देखिए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देखिए, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी देखिए, आपके पास फुल फ्लेजेड सेंटर्स फॉर इंडियन हिस्ट्री, फॉर मॉडर्न इंडियन नॉलेज, और या फिर इंडियन लिटरेचर या इंडियन लॉ पे स्पेसिफिकली सेंटर्स खुल रहे हैं। क्योंकि इंडिया एक ऐसा सबसे खूबसूरत देश है जहां पे डाइवर्सिटी, जहां पे आपकी रिसर्च एक्चुअल टेस्ट की जाती है, और इट इज द बिगेस्ट लेबोरेटरी फॉर टेस्टिफाइंग एनी ऑफ द गिवन पॉसिबल हाइपोथेसिस, या जो भी आप कहें। तो इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू आता है एक ये। दूसरी चीज आती है, एज बेसिक एज मैं अगर बात करूं, जैसे हमारे पास थोड़ा सा शोर आएगा, तो जैसे हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल्स होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। आज भी हमारे पास ऑन पेपर वी टॉक्ड अबाउट आईसीसी, कि आईसीसी होना चाहिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल्स होने चाहिए, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में उनकी वेबसाइट्स आप खोल के देखिए, ये भी एक रिसर्च करने लायक एक बात है, आज भी सेक्सुअल मैं आपको बताऊं, मेरा खुद का एक मैं माफी मांगना चाहूंगा। हमारे शोध में ये चीज पता चला है कि बहुत सारे जगह पे जिनके ऊपर ये आरोप लगा है वो आईसीसी के मेंबर बने हैं। ये एक विरोधाभास है। के मेंबर बने हैं, और सबसे बड़ी इशू की बात है, आईसीसी है ही नहीं। बहुत सारी वेबसाइट्स आप आज बैठ के ये एक रिसर्च कर ले अगर ऑन लेवल, तो यू विल फाइंड ऑन वेबसाइट्स के दे हैव मेंशन्ड अबाउट आईसीसी, बट देयर इज नो आईसीसी, देयर इज नो टॉक ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल, जबकि होना चाहिए। बेसिक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ही बहुत सारी खामियां हैं। हम बात करते हैं बहुत बड़ी चीजों की, हम बात करते हैं थ्योरी की, बट जब प्रैक्टिस पे आता है तो व्हाई डू वी फेल? दैट इज समथिंग टू बी कंसिडर्ड। दैट इज द प्रॉब्लम। विमेन लीडरशिप पे बात आती है तो स्टूडेंट्स यूनियन की बात की जाए, स्टूडेंट्स यूनियन में विमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है, या फिर की जाए बात जैसे मैं बहुत छोटे लेवल पे क्लास मॉनिटर की बात की जाए, वो लोग कितने हैं। तो अगर ये बहुत बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जो आपको लगेगा कि बहुत ही अजीब है, लेकिन एक्चुअली बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रक्चर और पॉलिसी को फ्रेमवर्क में एक्चुअली क्वेश्चनेबल है। अब आपकी सवाल है कि विमेन ओपिनियन ऑन बेंच क्या मैटर करता है। देखिए, विमेन ओपिनियन ऑन बेंच मैटर करे ना करे, क्योंकि ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, जज एक काइंड ऑफ नोशन, एक बैकग्राउंड के साथ आ रहा है, वो भी एक इंसान है। बहुत ज्यादा एक आर्किक या बहुत ही ज्यादा एक यूटोपियन एक्सपेक्टेशन रखना बहुत गलत बात है। तो ऑफ कोर्स उसका भी एक बैकग्राउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पेस की डेफिनेशन, कि स्मोकिंग इन पब्लिक स्पेसेस की डेफिनेशन मैंने देखा है केरला हाई कोर्ट में डिफरेंट जजेस ने एक अलग अप्रोच रखी है पब्लिक स्पेस को इंटरप्रेट करने के लिए, एज फार एज की कार, एक मूविंग कार पब्लिक स्पेस है कि नहीं, ये एक स्टेशनरी कार एक पब्लिक स्पेस है कि नहीं। बहुत कोर्ट्स ने कहा कि ये पब्लिक स्पेस है, बहुत कोर्ट्स ने कहा ये पब्लिक स्पेस नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कोर्स वेरी करता है, बट जस्ट बिकॉज कि किसी एक स्पेसिफिक जुडिशियल ट्रेंड में इतना मैटर नहीं करता या ये चीजें नहीं करता, तो उसको एक्नॉलेज करना बहुत गलत बात है। तो रिप्रेजेंटेशन इज डेफिनेटली जरूरी, बिकॉज ओनली देन यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी कि जुडिशियल ट्रेंड क्या हो सकता है या क्या चीजें हो सकती हैं। एक चीज जो हुई नहीं उसका उसको हमने ऑल टुगेदर निगेट कर दिया, वो एक चीज गलत है। तो इसको मैं एक तरीके से इस तरीके से पुट अप करूंगी कि एक नेगेटिव को नेगेटिव से इक्वेट करना इज अ वेरी रॉन्ग नैरेटिव दैट वी आर सेटिंग अप। ऑफ कोर्स
there is a need of representation, and representation होलिस्टिक फॉर्म में। मैं तो बात करती हूँ कि वी शुड लुक बियॉन्ड कि कब एक ट्रांसजेंडर चीफ जस्टिस होगा इंडिया का, या प्रॉब्ली LGBTQ कम्युनिटी का एक देयर बी अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम दैट एंड दैट इज समथिंग वी शुड टॉक अबाउट। वी शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ। हमारी बहुत रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच हो चुकी है और बहुत ही रिएक्शनरी हो चुकी है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पॉलिसी, मैं हमेशा बोलती हूँ, आई टेल माय स्टूडेंट्स आल्सो, व्हाई डू वी हैव टू वेट फॉर इंस्टेंसेस टू रिएक्ट एंड देन कम अप विद एनी अमेंडमेंट और एनी पॉलिसी करेक्शन? Our policy should be preventive at the first stage. They should not be reactionary. So that is the point which I would like to conclude, Rajesh. And I'm really sorry कि बहुत ही एक informal सा ambience है, but then yes, that's the take I have on this matter. Thank you, Rajesh. नहीं, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नवल किशोर। आपसे मैं माफी मांगना चाहूंगा कि आपको मैंने आज ही दिन में ये बात बताई और आप हमारे साथ जुड़े। अगली बार मैं आपको पहले बताया करूंगा। प्रोफेसर अरविंद कुमार, आपको सुनना हमेशा सुखद रहता है। नबीला मैम, आप तीनों हमसे जुड़ी, आप तीनों का शुक्रिया। मैं इस बात से ये पूरा डिबेट खत्म करना चाहूंगा जो अम्बेडकर ने कहा था कि सामाजिक क्षमताएं इतनी व्यापक और प्रभावी थी और अभी भी है कि मानो कि उन्हें राज्य के कानून द्वारा थोपा गया हो, वो एक ऑपरेशन हो किसी लॉ का, लेकिन इसे हम सकारात्मक पहल के जरिए ही और प्रतिनिधित्व के जरिए ही उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। जो न्यायाधीश हैं वो इंसान ही हैं और उनकी अपने जीवंत अनुभव होते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम विविध जजों को, विविध लोगों को बेंच पे लाएं और एक बेहतर और प्रगतिशील निर्णय की ओर बढ़ सकें। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नवल किशोर, नबीला सिद्दीकी और डॉक्टर अरविंद कुमार हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।